मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित धर्मपाल शोधपीठ और दत्तोपंत ठेंगड़ी न्यास के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज की इस स्वत्व पूर्ण स्वराज की दिशा इस विषय पर केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित धर्मपाल जी के साथ जिनका सानिध्य रहा, जिनके साथ कार्य किया, आज भी कर रहे हैं, ऐसे सिद्ध संस्थान के आदरणीय पवन जी, दत्तोपंत ठेंगड़ी न्यास के अध्यक्ष, न्यायिक सेवा में रहे, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष रहे और ठेंगड़ी न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक पांडे जी, शोधपीठ के निदेशक संजय जी, ठेंगड़ी न्यास के निदेशक मुकेश मिश्रा, संस्कृति मंत्रालय में स्वराज संस्थान में उप संचालक संतोष जी और इस सभागार में उपस्थित अध्ययन करने वाले, अध्यापन कराने वाले, शोध करने वाले, शोध को दिशा देने वाले सभी आदरणीय आत्मीय बहनों तथा भाइयों, अभी भारत में गत वर्ष विश्व के देशों का जो एक समूह है G20 नाम से, उसकी अध्यक्षता भारत को मिली थी और अभी सितंबर में उसका उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम तो संपन्न हुआ, लेकिन उस समय एक बात ऐसी हुई जिसका आज की अपनी इस गोष्ठी से संबंध है। दुनिया के देश के लोग आते हैं तो एक कार्यक्रम तो होता है, बाकी कुछ हो ना हो लेकिन भोज जरूर होता है। तो स्वाभाविक भारत के राष्ट्रपति की ओर से जो भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो उसका जो निमंत्रण सबको गया, वो निमंत्रण का एक वाक्य देश में एक चर्चा का फिर से नए सिरे से सूत्रपात किया उसने। तो जो बुलाने वाले थे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नीचे लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत, केवल भारत लिखा था, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया भारत है, तो रिपब्लिक ऑफ भारत। तो जैसे ही ये पत्र गया तो देश भर के अंदर चर्चा चल पड़ी कि क्या इंडिया छोड़ दिया है। तो इंडिया बनाम भारत, ये जो द्वंद्व पहले भी कभी चलता था, फिर से चालू हो गया। जो राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई उसमें भारत के प्रधानमंत्री जहाँ बैठे थे उसके सामने प्लाक लगता है, तो उस पर भी लिखा था भारत। तो फिर से चर्चाएं चल पड़ी। तो एक निमित्त फिर से बना है कि ये चर्चा पहले भी कई बार चलती रही है, इंडिया बनाम भारत। ये भी चलता था कि इंडिया भारत पर सवार है। जब इंडिया कहते हैं तो वैसे नाम की दृष्टि से देखें तो अलग अलग संदर्भों के अंदर
नदी के नाम के अपभ्रंशों के अंदर वो नाम है, लेकिन जब इंडिया कहते हैं तो केवल नाम का सवाल नहीं है, उसके साथ में कुछ और चीज़ें हैं। और इसलिए अपने यहाँ कहते हैं कि सामान्यता अपने देश के अंदर शायद यही एक देश है जहाँ 2000 साल से आक्रमणकारी बदलते गए लेकिन लड़ने वाला समाज एक ही रहा। दुनिया की अनेकों सभ्यताएं एक एक आक्रमण के झोंके में नेस्तनाबूद हो गई और आज इतिहास के पन्नों में केवल अंकित है। लेकिन सभी प्रकार के आक्रमणों को झेलते हुए भी ये देश अभी भी है, और इतना ही नहीं तो फिर से ये अपने उस मूल स्वरूप की ओर लौटने की दिशा के अंदर अभी गतिमान हो रहा है। तो इसी दिशा के अंदर आने वाले समय के अंदर चिंतन की धारा आगे बढ़े, उस दृष्टि से इस संगोष्ठी का केंद्र बिंदु विषय रखा गया है। जो पुराने आक्रमण थे वो बर्बर आक्रमण थे, लेकिन 200-250 साल का जो एक तरह से अंग्रेजों का या प्रकारांतर में कहें यूरोपियों का, और ये जो आक्रमण रहा तो ये सभ्यतागत संघर्ष था, केवल पॉलिटिकल संघर्ष नहीं था। सब अध्ययनशील लोग जानते हैं, इसलिए उसकी मैं व्याप्ति में नहीं जाता। इसलिए कहते हैं कि ये सभ्यतागत संघर्ष ये तीनों लेवल पर था। ये अवधारणाओं का संघर्ष था, कॉन्सेप्ट्स का संघर्ष था, ये व्यवस्थाओं का तंत्र उसका संघर्ष था, और ये जीवन मूल्यों का संघर्ष था। एक अवधारणा, एक व्यवस्था, एक तंत्र, एक जीवन मूल्य, जिनकी जड़ें पश्चिम की मिट्टी के अंदर गहराई से जुड़ी हुई हैं, और एक अवधारणा, एक व्यवस्था तंत्र और एक जीवन मूल्य जिसकी जड़ें भारत की मिट्टी के साथ जुड़ी हुई है। और इसलिए ये जो इंडिया बनाम भारत संघर्ष की बात चलती है, वह भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई अवधारणा, व्यवस्था, तंत्र और जीवन मूल्य, और पश्चिम की मिट्टी से जुड़ी हुई अवधारणा, व्यवस्था, तंत्र और जीवन मूल्य, इसके बीच का द्वंद्व है। और इस द्वंद्व में से मार्ग निकालना है। और इसलिए ये जो सारा विषय है, उस संदर्भ के अंदर धर्मपाल जी ने बहुत कुछ लिखा, बहुत सारी पुस्तकें निकली है, लेकिन एक मूलगामी विश्लेषण और भविष्य की दिशा निर्धारण के लिए एक समग्रता से उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत करने वाली उनकी पुस्तक है, तो वो एक छोटी सी पुस्तिका भारतीय चित्त, मानस और काल। उसमें वो 5-6 प्रश्न उठाते हैं। उन 5-6 प्रश्नों के उत्तर खोजने की दिशा की यात्रा में मुझे लगता है कि ये गोष्ठी का जो मूल विषय रखा गया है, उसके सूत्र उसके अंदर मिलेंगे। तो पहले ही एक शीर्षक उसको कहते हैं, आजकल सब जगह चर्चा चलती है, आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हम पुराने जमाने में 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। तो भारतीय चित्त मानस काल में पहला शीर्षक उन्होंने लिया, ये 21वीं सदी किसकी सदी है। 21वीं सदी में तो रह रहे, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, पर है किसकी है।
उसको उन्होंने एक परिभाषित करने का प्रयत्न किया। फिर दूसरा आया कि भाई आज़ाद हुए तो फिर अपने आप को समझने की कोशिश करना। तो राष्ट्रीय स्वाभिमान के जागरण का परिणाम होता है कि समाज जीवन के सभी क्षेत्रों के अंदर एक पुनर्चिंतन की धारा प्रवाहित होती है। लेकिन ये सभ्यता का संघर्ष का इतना गहरा असर रहा, तो धर्मपाल जी दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि अपना अध्ययन भी विदेशी निगाह से, भारत के विद्वान हैं, भारत के लोग हैं, लेकिन भारत का जो अध्ययन कर रहे हैं वो विदेशी लोगों ने जो पैरामीटर्स बताए, जो मापदंड बताए, जो टेक्निक्स बताई, जो दृष्टि दी, उस आधार पर वो अध्ययन कर रहे हैं। उनकी देशभक्ति, उनकी तपस्या, उनकी उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये एक जटिलता खड़ी हो गई कि अपना अध्ययन भी विदेशी निगाह से, और इस सब का एक परिणाम हुआ कि हम रहते तो भारत में हैं, 21वीं सदी में रहते हैं, लेकिन एक शीर्षक और धर्मपाल जी ने उसमें दिया कि हम किसी और के संसार में रहने लगे। इसलिए आज समाज जीवन के अंदर देखेंगे हम कि किसी भी विषय के बारे में देखने की, उपाय खोजने की प्रवृत्तियां, सभा समारोह, शैलियां, वो है तो हम यहाँ पर, लेकिन प्रतिकृतियां किसी और की हैं, तो किसी और की दुनिया में रहने लगे। और जब ऐसी अवस्था होती है तो उन्होंने कहा कि सवाल सही जवाब का नहीं है, सही सवाल का है। जवाब तो खोज लेंगे, लेकिन सही सवाल ही खड़े करना नहीं आया तो सही जवाब नहीं निकलेंगे। और ये अगर करना है तो इधर उधर झांकने से काम नहीं चलेगा। इसलिए 5वीं बात धर्मचाल जी ने की कि अंततः का तुमको अपने इस भारतीय चित्त और संस्कार को समझना पड़ेगा, ये क्या है। और फिर अंतिम बात कहते हैं कि समय तो स्थिर रहता नहीं है, नई रचनाएं बनती हैं, और इसलिए अंतिम शीर्षक है उसमें कि सभ्यताओं का नवनिर्माण तो करना ही होता है। मैं समझता हूं कि ये जो स्वत्व से स्वराज की दिशा की चिंतन यात्रा चली है, उसके अंदर इस बात को लेकर के चलना। अब इस यात्रा पे चलते समय जो एक बड़ी जटिलता है कि लोग हैं, विद्वान हैं, सब कुछ हैं, लेकिन एक लीगल सिस्टम के द्वारा, शिक्षा के तंत्र के द्वारा, समाज, देश, भूगोल, खगोल, इनका अध्ययन कैसे करना चाहिए, इसकी जो एक पश्चिमी दृष्टि और पश्चिमी तरीके, उसी में रची बसी बुद्धिजीवी पीढ़ी होने के कारण से ये स्वत्व का चलना बड़ा कठिन होता है। तो जिनके नाम से और बड़े वैज्ञानिक भी थे और बड़े मूलगामी चिंतक भी थे, वैज्ञानिक थे, और भारत के शिक्षा में सुधार के नाते जो कई कमीशन बने, उसमें उनकी अध्यक्षता में बना कमीशन बहुत देश में प्रसिद्ध हुआ था, कोठारी कमीशन। तो दौलत सिंह जी कोठारी, टी.एस. कोठारी हमेशा बुद्धिजीवी की सभा में एक वाक्य कहा करते थे कि भारत के इंटेलेक्चुअल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत के इंटेलेक्चुअल का ग्रेविटेशनल सेंटर है वो भारत से बाहर है। और हम सब जानते हैं कि ग्रेविटेशनल सेंटर जहाँ रहता है उसी के अनुकूल सब व्यवहार करते हैं। तो वो कहते थे कि भारत के बुद्धिजीवी का ग्रेविटेशनल सेंटर यूरोसेंट्रिक है। तो ये स्वत्व की ओर बढ़ना है तो करना क्या है? करना एक ही काम है कि ये ग्रेविटेशनल सेंटर जो यूरोसेंट्रिक है इसको भारत सेंट्रिक करना है।
और भारत सेंट्रिक करना है तो मूल में करना है। तो वहां भी धर्मपाल जी ने एक मौलिक प्रश्न उठाया कि आजादी के बाद और भारतीयता का हमारे अंदर एक भाव आया, तो इस भारत के स्व के आधार के ऊपर कुछ करना चाहिए। तो ये अगर करना है तो पहले ये होना चाहिए था कि भारत के स्व के आधार पर हम कुछ एक रूपरेखा बनाते, एक कुछ अपना एक खाका बनाते, और वो बनाने के बाद फिर आधुनिकता जो है इसको कैसे इसमें समायोजित किया जाए, तो स्व के आधार पर निर्माण होगा। लेकिन होता यह है कि आधुनिकता का जो खाका है उसमें जगह जगह भारतीयता को फिट करने की कोशिश करते हैं। कुछ वहां हुआ तो आधुनिक है, नया है, लेकिन वर्णन करेंगे हमारे यहाँ तो था, हमारे यहाँ भी था पहले। तो ये अगर करना है तो हमें भारत के अपने स्व के आधार पर करना पड़ेगा। और इसी दृष्टि से इन 2 दिनों के अंदर सभी इस धारा के विद्वान यहाँ हैं, तो इसके अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। तो मैं कुछ सूत्र रूप में आप सब लोगों से जो कुछ सुना है तो कुछ बातें सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अब यह स्व की जब बात चली है तो एक विषय आता है कि भैया कि स्व यानी है क्या। और स्व तो ये मूल कहाँ तक जाएगा। तो जब भी कहते हैं स्व यानी कोई ऐसी बात है कि जो शाश्वत है, हमेशा रहेगी। बहुत सी चीजें हैं वो बदल जाती हैं, नाम है, रूप है, विशेषण हैं। आज ये है कल दूसरा हो जाएगा। तो जो आज है कल नहीं है, आज जैसा है कल वैसा नहीं है, वो स्व नहीं हो सकता। और इसलिए इस सृष्टि का जब विश्लेषण करते हैं कि आखिर इसका सत्य क्या है, स्व क्या है, तो सृष्टि के विविध आयाम, रूप और उसकी गहराई में बैठते अंत में जो साक्षात्कार हुआ भारती मनीषा को, तो उन्होंने कहा कि यह स्व है, आत्म तत्व है। और इसलिए स्व की अभिव्यक्ति है तो इस आत्म तत्व की अभिव्यक्ति ही सब तरफ है। और जब मैं ये कह रहा हूं तब एक बात और भी एक हमेशा ध्यान रखने की है कि यद्यपि इस गोष्ठी के अंदर ये कहा गया है कि ये गोष्ठी धर्मपाल जी और ठेंगड़ी जी 2 के विचार पुंज पर आधारित है, लेकिन न धर्मपाल जी न ठेंगड़ी जी या अन्य किसी महापुरुष ने, आप पश्चिम में जाएंगे तो हर एक चिंतक जो है वो एक नया विचार देने वाला, ऐसी भाषा प्रयोग होता है। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, इसका फादर कौन है, उसका फादर कौन है, तो हर विचारधारा के फादर मिलेंगे आपको वहाँ। वो कहते हैं हमने दुनिया में पहली बार कुछ यूनिक दिया है। भारतीय परंपरा के अंदर आज से लेकर के प्राचीन काल के किसी कोने तक चले जाइए, ये भाषा नहीं मिलेगी आपको। कुछ नया नहीं है, मैंने कुछ नया नहीं कहा है। तो प्राचीनतम में जाएंगे तो ऋग्वेद के अंदर जब ऋषि कहता है कि सूर्य चंद्रम असौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, ये जो सारी रचना की तो कैसे की, तो जैसी पूर्व काल में, यानी नया नहीं है, ये पहले घटित हो चुका है।
भारतीय तत्व ज्ञान सर्वोच्च रूप में जहाँ व्यक्त हुआ उपनिषद, उसमें सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद जिसको कहते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि जो उपनिषद भी है और जो मंत्र संहिता का भाग भी है वो है ईशावास्य उपनिषद। उस ईशावास्य उपनिषद से भी तत्व ज्ञान का विवेचन ऋषि करता है तो शब्द प्रयोग वहां करता है कि जो मैं कह रहा हूं ये क्या है, तो बोले इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तत विच चक्षिरे, ये नस्तत विच चक्षिरे। हमने ऐसा धीर पुरुषों से सुना है, वो हम आपको कह रहे हैं। भगवान का साक्षात अवतार भगवान कृष्ण भी जब अर्जुन को योग का उपदेश देते हैं तो इमं विवस्वते योग, उसने उसको कहा, उसने उसको कहा, उसने उसको कहा। और इसलिए ये ज्ञान का जो अनंत प्रवाह है उसको तो कोई भी नाम ले ले, हम अरविंद विवेकानंद ले लें या वशिष्ठ व्यास ले लें या आज धर्मपाल या उससे जुड़े और कोई नाम ले लें, हम ये कुल मिलाकर भारत की जो एक यात्रा है उसी की अभिव्यक्ति है। और इसलिए ये स्व की जब बात आती है तो लेकिन स्व विश्व में व्यक्त हुआ है और इसलिए जो शब्द प्रयोग है अपने यहाँ जितने, उन सब में ये कॉमन है। स्वाधीनता के संघर्ष में जितने शब्द चले, स्वाधीनता, स्वदेशी, स्वधर्म, स्वतंत्रता, स्वदेश, हर जगह स्व कॉमन है। और इसलिए अपने वाङ्मय के अंदर इस स्व का जो उपयोग है वो बहुआयामी है। स्व वैयक्तिक रूप में भी व्यक्त है, स्व वैश्विक रूप में भी व्यक्त है और स्व विश्वातीत रूप में भी व्यक्त है। और इसलिए तीनों प्रकार के वाक्य आपको मिलेंगे। वैयक्तिक रूप में कहेंगे तो उपनिषद में मिलेगा अयम आत्मा ब्रह्म। उसको वैश्विक व्यक्त करना है तो फिर उसी में मिलेगा अयि आत्ममिदं सर्वम। और विश्वातीत रूप में जाएंगे तो अत्यतिष्ठत दशांगुलम, सब कुछ व्याप्त करने के बाद भी है। और इसलिए जो स्व है यह वैयक्तिक, वैश्विक और विश्वातीत सभी रूपों में व्यक्त हुआ है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये स्व जो है ये व्यक्त होना चाहिए व्यवस्थाओं में, तंत्र में, व्यवहार में, बोलचाल में, जीवन के अंदर, तो ये स्व के अभिव्यक्त होने की एक प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया को हमारे पूर्वजों ने कहा है, और वो प्रक्रिया है तो तीन शब्द अपने यहाँ पर है। एक है मंत्र, एक है तंत्र और एक है यंत्र। जब हम मंत्र कहते हैं तो वो दैवत है, तत्व है। आप उसको कह लीजिए वो मूल विचार जिसके आधार पर हम कुछ रचना करना चाहते हैं, वो मंत्र है। लेकिन उसको ढालना है तो प्रोसेस लगेगी। विदाउट प्रोसेस केवल वो विचार विश्व में बात रहेगी, नीचे नहीं आएगी। तो जो तंत्र है वह तंत्र, वो प्रक्रिया, वो पद्धति, वो प्रोसेस जिससे वो घटित होगा। और जो यंत्र है वह है स्ट्रक्चर, वो ढांचा लगेगा, आपको रचनाएं लगेंगी। और फिर चौथा आदमी आता है उसको करने वाला। इसलिए अपने यहाँ पर साध्य, साधन, साधना और फिर एक अंतिम कहते हैं साधक। तो जब आज चर्चा के लिए हम बैठे हैं कि आने वाले समय के अंदर इस स्व के आधार पर पूर्ण स्वराज की दिशा में हमको आगे करना है, तो हमें केवल बौद्धिक विचार विमर्श मात्र नहीं करना है, उसको वहां तक ले जाना है। और इसलिए उसकी ये जो है ये प्रक्रिया है। और इस तरफ चलते समय ये स्व की कुछ जो आधारभूत बातें हैं
उनको एक मूल रूप से हमको पकड़ना पड़ेगा और फिर उनका आर्टिकुलेशन कैसे करना उस दिशा के अंदर जाना पड़ेगा। और उस मूल में जाएंगे तो एक 4-5 बातें हैं। जब पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति, समाज, सभ्यता की अनादिकालीन यात्रा का हम सिंहावलोकन करेंगे तो एक 4-5 मुख्य बिंदु उभर करके आते हैं। ये जो सबसे पहली वाली बात आई कि भारत ने अगर कुछ भी विचार किया है तो वो समग्रता में विचार किया, टुकड़ों में विचार नहीं किया है। और समग्रता में विचार जब हम करते हैं तो उसमें सब आ जाता है, उसमें कोई विरोधाभासी चीजें भी सब उसी में आ जाती हैं। और इसलिए हमारे यहाँ पर कहा गया कि जो हमारा जो मूल सत्व है, जो आत्म तत्व का, उसके बारे में कहा गया वो क्या कि एक ही तत्व है। ये बेस है भारत का, एक से भिन्न कुछ नहीं है। एक बार एक गहरी चर्चा चल रही थी जित्तू कृष्णमूर्ति और आज का जो क्वांटम फिजिक्स और इस प्रक्रिया के अंदर जो अनेक वैज्ञानिक हुए, उसमें वर्तमान युग के अंदर डेविड बॉम्ब जो था, ओपेनहाइमर के, उसमें उन्होंने पीएचडी की थी अपनी। वो धीरे धीरे इस भारतीय चिंतन दर्शन से भी प्रभावित हुए और क्वांटम चिंतन और इन दोनों का एक तरह से और उसको एक दिशा उसमें से मिली। तो कृष्णमूर्ति और बॉम्ब की चर्चा चल रही थी कि ये सब क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, जो कुछ दिख रहा है। तो चर्चा चलते चलते कि सारा कुछ दिख रहा है तो क्या है, बोले मैटर है। मैटर के बियॉन्ड क्या है, तो बॉम्ब बोला एनर्जी। तो कृष्णमूर्ति ने कहा कि बियॉन्ड एनर्जी क्या है, तो बॉम्ब ने कहा एम्प्टीनेस, अव्यक्तता। तो कृष्णमूर्ति ने पूछा कि बिहाइंड एम्प्टीनेस क्या है, तो बॉम्ब ने कहा कि इजनेस, होलनेस, वननेस। और एक वाक्य प्रयोग उसने किया, द ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस। वो एक ग्राउंड जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसलिए जितना भी सृष्टि में विरोधाभास देखते हैं, भेद देखते हैं, द्वंद्व देखते हैं, लेकिन भारतीय दृष्टि है कि सब निकला एक ही जगह से है। जिसको आप अच्छा कहते हो, जिसको आप बुरा कहते हो, जिसको आप पाप कहते हो, जिसको आप पुण्य कहते हो, जिसको आप भूत कहते हो, जिसको आप वर्तमान कहते हो, जिसको आप दैवी संपदा कहते हो या आसुरी संपदा कहते हो, अंततो गत्वा दोनों का उद्गम स्थल एक है। यही वो मूल बात है कि जितने भी प्रकार के विरोधाभास, जितने भी प्रकार की विपरीतताएं, जितने भी प्रकार के भेद, वो चाहे भाषा के हो, रंग के हो, जातियों के हो, खंडों के हो, भूखंडों के हो, इन सब के बीच में एक महान समन्वयात्मक रचना दृष्टि भारत इसलिए कर पाया, ये भारत का मूल स्व है कि एक ही उद्गम है जहां से सब निकला है। और इसलिए जो दिख रहा है वो ठीक है, भेद है, लेकिन हमारी यात्रा किधर होनी चाहिए, इस तरफ होनी चाहिए। तो ये एक हमारे यहाँ का मूल रहा। दूसरी जो बात आई कि ये सब जो प्रक्रिया चलती है तो उतार चढ़ाव चलता रहता है। इसलिए 2 शब्द प्रयोग हमारे यहाँ पर आते हैं कि व्यक्ति जीवन में, सभ्यताओं के जीवन में, यात्रा, इस सब के अंदर 2 ही बातें चलती रहती है। एक है आरोहण, एक है अवरोहण। ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कोई परमात्मा तत्व से निकलकर सृष्टि निकली और फिर घास के तिनके से लेकर के सब लोगों को फिर से उधर जाना है। इसलिए आरोहण और
अवरोहण की प्रक्रिया ये सतत चलती है। दूसरी बात है, तीसरी बात जो कही कि इस सारी प्रक्रिया में जब हम चलते हैं तो वेस्टर्न समाज के अंदर काल की जो अवधारणा है, जो धर्मपाल जी ने विषय उठा ना, भारतीय चित्त मानस और काल, तो काल के साथ ही इतिहास चलता है। जो कुछ घटित होता है वो काल में ही घटित होता है। तो इसलिए काल की यात्रा और सभ्यता, समाज, इतिहास की यात्रा सब साइमल्टेनियसली है। लेकिन भारतीयता को अगर समझना है तो इस काल धारणा को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वेस्टर्न उसमें काल सरल रेखी है, इसलिए उसका एक उद्गम काल है, इसलिए वहाँ का हिस्टोरिकल फैक्ट पे ज़्यादा जोर रहेगा। ये चीज़ हुई कि नहीं हुई, किस तारीख को हुई, कब हुई, ये उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या था ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन भारतीय दृष्टि में काल चक्राकार है, और इसलिए युग हैं, कल्प हैं, ब्रह्मा भी अनेकों आते जाते रहते हैं। तो काल गणना में करते ना अपने यहाँ, चतुर्युगी, फिर महाचतुर्युगी, और फिर मनवंतर है, कल्प है, और फिर ऐसे कल्पों से करते करते ब्रह्मा 100 साल, वो मरता है तो फिर विष्णु का बोले 1 निमेष होता है, विष्णु जाता है, फिर महाकाल का कार्य प्रारंभ होता है। तो कितनी बार चीजें आई गई, और इसलिए जो समाज इस काल अवधारणा में जीता है उसकी ये मुहावरे अलग होंगे, उसकी देखने की दृष्टि अलग होगी, उसका सोच अलग होगा। तो ये जो कालिक अवधारणा है भारत की, ये स्व की दिशा में जाते समय इसको भी, अपने यहाँ की चीजों को परिभाषित करते समय इसको भी हमको देखना पड़ेगा। और फिर जो चौथी बात आई, इसमें धर्मपाल जी ने जो कहा कि सभ्यताओं का नवनिर्माण तो करना ही होता है। तो ये नवनिर्माण करने की प्रक्रिया में क्या है, तो हमारे यहाँ पर ये कहा कि भाई ये जो काल है, ये काल में अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो 4 युगों की धारणा अपने यहाँ कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। भारतीय मानस इसमें घूमता है, लेकिन इसको डिफाइन उनने किया। वो जो बोलते हैं 4,32,000 साल का कलयुग और 8,64,000 किया, उसको सूत्रों में बांधा। इसलिए अनुभूति जब शब्दों में व्यक्त हुई तो उसका एक स्वरूप था शास्त्रीय, जिसके अंदर फार्मूलाज हैं, जिसके अंदर शाश्वतता रहेगी। किसी भी समय तो आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको मूल तत्व मिल जाएगा उसके अंदर। और इसलिए विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का निर्माण हुआ। लेकिन समाज को खड़ा करना है तो केवल शास्त्र के आधार पर नहीं होता है, उन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं के आधार को समाज ने समझना चाहिए। इसलिए शास्त्र को समाज में ले जाने की प्रक्रियाएं प्रारंभ की उन्होंने, और वो थी पुराण कथाएं। ये जितना शास्त्रीय तत्व ज्ञान है, इसको साधारण गांव के उसमें जगह जगह सूत परंपरा चली अपने यहाँ। और इसलिए कहते हैं कि तब सूत जी महाराज आए और लोगों ने कहा कि हाँ सूत जी महाराज सुनाइए। और सूत जी चालू होते हैं कि एक दाने विशारण्य, इतने ऋषि इकट्ठे हुए, फिर ये हुआ। और उसमें फिर आप देखोगे कि उन संवादों के अंदर, कथाओं के अंदर, बाकी के अंदर जीवन के बारे में, जगत के बारे में, भूगोल के बारे में, वनस्पति जगत के बारे में, प्राणी जगत के बारे में, अंतर संबंधों के बारे में, सृष्टि के बारे में भारतीय चिंतन क्या है, ये सब हमारी रामायण, महाभारत, पुराण, कथा, परंपरा, ये सेकंड स्टेज है। जो आप चिंतक, फिलॉसफिकल एकेडमिक्स के अंदर जो हम चिंतन करते हैं, वो पेपर्स तक नहीं रहना चाहिए, वो पब्लिक तक जाना चाहिए, नीचे तक उतरना चाहिए, उसका मैकेनिज्म इवाल्व करना। और फिर तीसरी जो चरण था कि ये केवल वैचारिक समझ तक सीमित नहीं था, तो जीवन के आचरण के अंदर वो आना चाहिए। उस आचरण में लाने की प्रक्रिया उन्होंने की। कहाँ हर्डल है, किस जगह हिट नहीं करेंगे तो ये खाली विचारी बना रहेगा। तो हमारी ऋषि परंपरा ने उसका भी मार्ग निकाला, और वो जब घटित किया, उसमें से एक भारतीय समाज जीवन ऐसा खड़ा हुआ था जब ऋषि छाती ठोककर दुनिया को ये कहने की हिम्मत करता था
कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षैरन पृथिव्याम सर्व मानवा। इस देश के अंदर पूर्व पुरुषों ने जो एक जीवन खड़ा किया है आदर्श, दुनिया के भिन्न भिन्न देशों के लोग यहाँ आओ, अपनी अपनी रुचि प्रकृति आदि के साथ में इस मूल बात का अध्ययन करके ये देश संपूर्ण विश्व को शिक्षा देता था। इसलिए हम कहते थे कि भारत जगत गुरु है। इसलिए आज जब आज़ादी के 75 वर्ष में हमने अपने पूर्व पुरुषों को याद किया और देश एक संकल्प ले रहा है कि 2047 जब स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब तक भारत का समाज जीवन एक ऐसे अधिष्ठान पर खड़ा हो कि जब विश्व को उस दृष्टि से दिशा दे सके। तो मुझे लगता है कि ये जो तीनों पहलू हैं, शास्त्र की युगानुकूल व्याख्या और उस तरह के समाज निर्माण और समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में इनके आर्टिकुलेशन की दृष्टि से लोक के अंदर ले जाने की एक प्रक्रिया और जीवन के आचरण में उतरने के नाते से वो तंत्र की प्रक्रियाएं, ये तीनों चीज़ें अगर हम करते हैं तो उस आदर्श चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। इस अधिष्ठान पर केवल प्रतीकात्मक रूप में, क्योंकि समय की भी मर्यादा है, तो एक 3-4 पहलू कैसे उन्होंने किया उसको रख करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। अब एक उदाहरण हम ले लें कि भाई एक हम सामाजिक, एक हमारा क्या दृष्टिकोण रहा, एक आर्थिक क्षेत्र के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर और सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर, 4 पहलुओं पर एक जो भारतीय दृष्टि है, उसके अनंत पहलू हो सकते हैं, पर उसका एक अंश तो जैसे ये कोई भी रचना आप देखेंगे तो एक तो हमेशा एक हम देखेंगे कि भारत के अंदर कभी, जो मैंने कहा कि अखंड अगर चला है तो कभी ऐसा नहीं होता है कि पूरी तरह से कोई चीज़ मिट जाती है और कोई चीज़ नहीं बनती है। इसलिए भारत में जो भी सुधार होता है वो कभी पुराने का 100% विनाश और नया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए भारत में हमारे यहाँ क्रांति शब्द नहीं, हमारे यहाँ उत्क्रांति शब्द है। क्रांति नहीं होती, उत्क्रांति होती है। और उत्क्रांति सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और उत्क्रांति जब होती है तो इस यात्रा के अंदर काल बाह्य चीजें, जैसे वृक्ष जो है उत्क्रांत होता है, विकसित होता है, इस प्रक्रिया के अंदर पीले पत्ते झड़ते हैं और नए प्रस्फुटित होते हैं। तो जो काल बाह्य है, आज उपयुक्त नहीं है, उनका झरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब नए समाज की रचना की दिशा में हम बढ़ते हैं तो ये चित्त हमारा रहना चाहिए कि पुराने मोह से चिपके न रहें। जो कालबाह्य है वो झड़ जाएंगी और जो जरूरी है वो प्रस्फुटित होंगी, लेकिन उनका रस एक ही रहेगा, उसका अधिष्ठान एक ही रहेगा। और इस दृष्टि से एक बात हमारे यहाँ पर कही गई कि भाई ये सारी सामाजिक यात्रा कैसी चली। तो अथर्ववेद के अंदर एक सूक्त है, विराट सूक्त, उसके 2 भाग हैं। तो एक भाग में ये मनुष्य से संबंधित रचनाओं की उत्क्रांति का वर्णन है और दूसरे भाग के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्क्रांति का वर्णन है। तो उसमें ऋषि कहता है कि उसी से सब निकला है, तो कहता है कि सा उत्क्रामत सा गार्हपत्य नृकामत। तब उत्क्रांत हुआ तो पहली जो रचना बनी वो परिवार बनी, फैमिली। और इसलिए आप देखेंगे कि भारतीय चिंतन का जो मूल कोर है, ये जितनी बातें हम कहते हैं कि एक ही तत्व है, विविधताओं के अंदर एकता होनी चाहिए, लेकिन इनका एक जीता जागता मॉडल कहाँ मिल सकता है, तो भारत का संयुक्त परिवार, जहाँ विविध आयु वर्ग के, विविध गुण धर्म के, विविध उसके सब लोग, लेकिन एक ही स्नेह सूत्र के अंदर बंधे हुए हैं, क्योंकि हम एक ही उससे हैं। इसका और इसी मॉडल को अप्लाई किया भारत के लोगों ने सब इकाइयों के अंदर ऊपर तक। तो ऋषि कहता है सा उत्क्रामत सा आहवनी गार्हपत्य नृकामत।
फिर ये विकसित हुए, कुछ परिवार मिले तो यज्ञ संस्था आई। तो सा उत्क्रामत, गार्हपत्य उत्क्रामत हुआ, सा आहवनीय नकामत, वो आहवनीय संस्था में गया। फिर सा उत्क्रामत वो और उत्क्रांति हुई, तो सा सभायाम नकामत, विचारशील सज्जन लोग सभा के अंदर वो व्यक्त हुआ। फिर ये सभा भी उत्क्रांत हुई बड़ी इकाई के अंदर, सा उत्क्रामत, सा समित्यों नकामत, ये समितियां आई। सा उत्क्रामत, सा मंत्रणे नकामत, वो उसमें आए। और फिर आगे चल करके वो राज्य संस्थाएं बनी और फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट्स अलग अलग बने। काशी प्रसाद जायसवाल ने 1924 में जब हिंदू पॉलिटी लिखी, उसको पढ़ेंगे तो ये जो रचना है हमारे यहाँ पर, व्यक्ति, परिवार, फिर गण आए। ये तो गण, सभा, समिति और राज्य के विविध मॉडल। इसलिए मंत्र पुष्पांजलि में हम साम्राज्यम, भोज्यम, वैराज्यम, स्वराज्यम, पारमेष्ठम राज्यम, आधिपत्यमयम, सार्वभौमा, सार्वायुषा, अनेकों प्रकार के फॉर्मेशन बताता है उसके अंदर वो। लेकिन आखिर में फिर क्या कहता है? सार्वभौमा, सार्वायुषा, अंत में फिर वो कहता है कि अंताद अपरार्धात पृथ्वी समुद्र पर्यंताया एक राट थी। ये सब जो हैं, ये सब किसी एक उसके अंदर ही है। तो अब कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये हमारे यहाँ पर अलग अलग इकाइयां, ये एक दूसरे की विरोधाभासी नहीं है। तो ये जो एक मूल बात है, इसको एक लेकर के हमको चलना पड़ेगा। और इस आधार पर जब भी कोई एक रचना करता है तो वो टुकड़े में नहीं करता। दुर्भाग्य से आज हर चीज का टुकड़े में अध्ययन होता है। स्पेशलाइजेशन, आदमी का इलाज करना है तो उसमें भी चलता है, आँख का डॉक्टर अलग, कान का अलग। और फिर मजाक में कहते हैं कि धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति आती है कि आँख के डॉक्टर के पास भी गए तो किस आँख में तकलीफ है? बोले दाहिने। बोले जाओ वहाँ जाओ, मैं बाएं आँख का हूँ। तो स्पेशलाइजेशन इतना टुकड़ों में बांट देता है कि संबंध सूत्र जोड़ना ही कठिन हो जाता है। एक दूसरी बात की, किस तरह से ये मॉडल को बनाया, तो हमारे एक ही उदाहरण आप ले लीजिए। तो हम सब मनुष्य हैं, तो हम सब कहते हैं हमारा जीवन है। तो जीवन में क्या है? तो जिसकी जितनी आयु है, आयु क्या है? तो कहा मनुष्य जन्म लेता है और कुछ समय रहता है, फिर शरीर छूट जाता है। तो ये जन्म से शरीर छूटने तक का जो कालावधि है, इसका नाम है आयु। अब ये जो आयु है, तो मनुष्य है, इसकी आयु है। अब ये इसको इस जीवन के अंदर विकास यात्रा करनी है, और कहाँ करनी है? वो वहां तक जाना है। तो उसको एक गोल दे दिया, ये जन्म लेने वाला ये नर है और इसको जाना कहाँ है? तो उसको एक नाम दे दिया, ये नारायण है, जो सुप्रीम अवस्था है। तो सारी यात्रा है नर से नारायण की है। तो ये खाली बोलने से, भाषण देने से तो नहीं होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये आयु जो है, इस आयु को, इस व्यक्ति को उसके लायक बनाना जरूरी है। उसमें से आश्रम व्यवस्था है कि गठन होना चाहिए उसका। तो कहा कि वो पहले अपना अर्जन करे, विद्यार्जन करे, पर्पज को समझे, अपना मन, शरीर, इन सबको ढाले वो। तो एक सिस्टम, तो फिर वो ब्रह्मचर्य अवस्था। और ब्रह्मचर्य खाली शब्द नहीं दे दिया, उसको घटित करने का सिस्टम। और उसको फिर घटित करना है तो फिर संस्कार आए उसके साथ, फिर उसके साथ विद्याएं आई, फिर दूसरा पार्ट का गृहस्थ। दुनिया आगे चलनी है तो प्रजा होनी है, संसार आगे चलना है। और इसी में जिंदगी भर अगर उलझा रहा तो फिर वो उधर की यात्रा रुक जाएगी। किसी एक पॉइंट के ऊपर थोड़ा रेलवे का अपना यात्रा का ट्रैक बदलना चाहिए। तो वानप्रस्थ है। और वो भी फिर एक टाइम में ऐसा आए कि जब वो पूरी तरह से आत्मस्तर बढ़ सके। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आयु का एक स्पान है, उस स्पान को उन्होंने साइंटिफिक विभाजित किया।
और ये अगर करना है तो कुछ करना पड़ेगा, तो उसमें 4 पुरुषार्थ आएंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। साधन संपदा लगेगी, धन लगेगा, इच्छाएं कामनाएं स्वाभाविक है हर एक के अंदर। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें मुख्य रूप से धर्म पुरुषार्थ की साधना। जिस समय गृहस्थ में आएंगे तब अर्थ और काम का प्राधान्य होगा, लेकिन उस मार्ग पे बढ़ने के लिए जाना है तो अर्थ और काम धर्म नियंत्रित चले। और वानप्रस्थ आया तो धीरे धीरे अर्थ काम को सीमित करके केवल धर्म की दिशा में आगे बढ़े, और अंत में फिर मोक्ष। उस मोक्ष पुरुषार्थ के लिए करना कुछ नहीं पड़ता, एक बार जैसे ही कर लिया तो वो तो अपने आप ही आता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ऐसा नर से नारायण होना चाहिए हमारी संस्कृति, ऐसा खाली नहीं कहा उन्होंने। उसको ढालने के लिए उन्होंने विश्लेषण किया, उसकी रचनाएं बनाई और उसको घटित करने की व्यवस्थाएं विकसित की। यही प्रक्रिया आप हर जगह देखेंगे, हर प्रकार की प्रक्रिया के अंदर। और इस नाते से ये सारा का सारा करते समय सामाजिक रचनाओं में भी हम देखेंगे कि विविध प्रकार के और जो भी रचनाएं हैं, तो इन सब के अंदर भी एक समन्वय का भी सूत्र देखा। आज सारे भारत के अंदर हम देखते हैं नदियों के लेकर के लड़ाई, भाषा को लेकर के। हमारी तमिल भाषा सबसे प्राचीन है, संस्कृत बड़ी कि तमिल बड़ी, अलग अलग, यानी भाषा का अभिनिवेश संघर्ष का कारण बन रहा है। भूमि का अभिनिवेश, ये जिला इधर की इधर, संघर्ष का कारण बन रहा है। नदियां जिनके बारे में लोक माता कहते हैं, ये पानी मेरा कि तेरा है, ये कहने वाले के न किसी पूर्वज ने कोई नदी बनाई है। ये क्यों होता है? तो ये जो कहा कि ये जो वेस्टर्न दृष्टि है, रामविलास शर्मा और भगवान सिंह आदि जिन्होंने इन आधारों पर थोड़ा लिंग्विस्टिक अध्ययन किया, तो क्या हुआ कि ये सारे इसलिए का प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी ये है कि चाहे समाज का अध्ययन हो, वर्गों का अध्ययन हो, भाषा का अध्ययन हो, ये सारा का सारा ये जो वेस्टर्न पैरामीटर से हमने किया, तो ये ऊपर से देखता है। लैंग्वेज लेंगे तो लैंग्वेज का स्क्रिप्ट कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके प्रारंभ कब हुई, कौन सी सदी में कौन सी आई, और इनके आधार के ऊपर ये भेदों की सृष्टि होती है। उनके भी फिर वर्गीकरण होते हैं। ये इंडो आर्यन है, ये इंडो ईरानियन है, ये इसका मंगोलियन उसके साथ में कुछ है, इसका ऑस्ट्रेलियन इसके उसके अंदर है। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो हमारे यहाँ रूप कौन सा, रंग कौन सा, स्क्रिप्ट कौन सी है, पहले थी कि बाद में थी, इसका कोई मतलब नहीं है। उसमें कहा के आ गया है, ये महत्व का है। और जब आप उसमें जाओगे तो भारत की कोई भी भाषा हो, अर्वाचीन हो चाहे प्राचीन हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो चाहे अर्वाचीन हो चाहे प्राचीन हो, वो कह क्या रही है उसके मूल में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक ही स्वर अंदर से बह रहा है, एक ही स्वर बह रहा है। एक हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने भारतवर्ष में हर प्रांत की भाषाओं के अंदर कहावतों का प्रचलन है, अपनी अपनी भाषा में, तेलुगु में, तमिल में। उन्होंने एक संकलन करके भारतीय कहावत संग्रह नाम से 3 वॉल्यूम के अंदर उन्होंने तैयार किया। तो हिंदी भाषा में एक कहावत प्रचलित है, वो मूल लिखी, और फिर उसका ट्रांसलेशन नहीं, भारत की 16 भाषाओं में उन प्रदेशों के अंदर उस भाव से मिलती जुलती जो कहावत है वो उसके नीचे लिखी। ये जो हिंदी की कहावत है, तो तमिल में क्या कहावत है, मलयालम में क्या है, कन्नड़ में क्या है, बंगला में क्या है, असमिया में क्या है, उड़िया में क्या है, और उसके भाव अगर आप देखेंगे तो सेम है, सेम भाव है।
तो भारत में जब लिंग्विस्टिक का अध्ययन करेंगे तो दिशा कौन सी रहेगी? ये कौन सी सदी की है, इसका ढांचा क्या है, इसका रूप रंग क्या ये रहेगा, या इसके अंदर कंटेंट क्या है, ये क्या कह रही है? समाजों का अध्ययन होता है, ट्राइब्स का अध्ययन होता है, इनका रंग ऐसा है, ये उससे मिलते हैं, इनकी मुखाकृति इससे मिलती है, और इनके आधार पर फिर भेद है, इनका खान पान के भेद के आधार पर भेद, वेशभूषा के आधार पर भेद, गीत गाने की पद्धति पे भेद। तो सामाजिक विश्लेषण वर्ग विभाजन का कारण पूरा का पूरा जो सोशल अध्ययन है उसका बना दिया। लेकिन उनका मनोविज्ञान क्या है, उनका तत्वज्ञान क्या है, कपिल जी बहुत विस्तार से बताते हैं कि उस सारे को देखोगे तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त के का जो तत्वज्ञान है वहाँ से लेकर जितने आज तक के, तो वो सारा का सारा जनजातियों के गीतों में, व्यवहार में, आचार में, व्यवहार में, कला के अंदर व्यक्त है वो। तो इस मूल में अगर हम जाएंगे तो इस नाते से भारतीय आधार पर जब हमको चलना है तो भारत का समाजशास्त्रीय अध्ययन कैसे होना चाहिए, भारत का व्यक्ति के बारे में अध्ययन के, इस अधिष्ठान के ऊपर हमको विचार करना पड़ेगा। और ये जो वेस्टर्न पैरामीटर्स हैं, हाँ ठीक है, आपको कोई डिटेल एनालिसिस करता वहां तक तो उपयोग है, लेकिन उस एक अंग को पकड़कर जो भेद के सारे का सारा एक महल खड़े किए गए हैं, इसको ध्वस्त करना है, तो इस स्व के आधार पर भारत का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना पड़ेगा। भारत के अर्थशास्त्री चिंतन में भी जाएंगे। आज जितनी भी चर्चा चलती है कि मांग क्या है, पूर्ति क्या है, प्रोडक्शन क्या है, अन्य क्या है, और आने वाले समय के अंदर विकास यात्रा में चलता है तो स्लोगन्स भी तो वो सब वेस्टर्न है। देश में भी चर्चा चली तो ग्लोबलाइजेशन, फिर आएगा तो पृथ्वी समिट हो रहे हैं आजकल, तो वहाँ पर पर्यावरण रक्षा की बातें आएंगी, वहाँ पर आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आजकल बड़ा पॉपुलर शब्द है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इक्विटेबल डेवलपमेंट, तरह तरह के शब्द प्रयोग होते हैं। और जो जो समय बीतता है त्यों त्यों जो जो बोला जाता है उसके विपरीत ही होता है। क्यों? कहीं ना कहीं मूल अधिष्ठानगत गड़बड़ है। 92 में रियो डी जेनेरियो में घोषणा की थी सब देशों ने मिलकर के कि ग्लोबल पीस और ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये हमारा गोल है। 92 के बाद 2023 में देखते हैं कि ग्लोबल पीस की जगह चैलेंज है ग्लोबल टेररिज्म, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जगह चैलेंज है अमीरी गरीब की बढ़ती हुई खाई, और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की जगह ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करते हैं। आए दिन भारत के अंदर हम भयानक आपदाओं को देखते हैं जो इम्बैलेंस है। तो क्यों हो रहा है? तो कहते हैं जितनी घोषणाएं होती है गोल उतना ही और पीछे चला जाता है। जितने एग्रीमेंट, जितने चार्टर बनते हैं, उतना ही जो लक्ष्य और ऐसा लगता है कि ज्यादा ही दूर चला गया, तो कहीं मूल में ही गड़बड़ है। तो फिर स्व पे आना पड़ेगा। तो अर्थशास्त्री चिंतन में क्या, तो हमारे यहाँ अर्थ यानी केवल वो भूमि संपदा इतना मात्र नहीं है। तो अर्थ का करते समय फिर भारत ने कहा कि भाई अर्थ स्वयं में क्या है, जीवन के पूरे डिजाइन में अर्थ का रोल कितना है, अर्थ के प्रति हमारी दृष्टि क्या है, और अर्थ का व्यवहार जब हम करते हैं उसके मानक क्या रहेंगे, उन सूत्रों को लेकर के चलना पड़ेगा। तो एक तो हमारे यहाँ हमेशा कहा गया कि अर्थ काम ये सब किसके लिए साधन है, तो ये धर्म सिद्धि के साधन है। हर चीज के बारे में हमारे यहाँ कहा गया। इतिहास जैसे विषय के अंदर भी जो परिभाषा की है ऋषियों ने, तो यही कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पुरावृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। चाणक्य अर्थशास्त्र लेगा तो धर्म के लिए, भारद्वाज विमान शास्त्र अगर लिखेंगे तो ये किसके लिए, तो ये धर्म के लिए। चरक आयुर्वेद की रचना करेंगे, शरीर ठीक रहना चाहिए, बाकी सारा सिद्धांत तो उसके लिए। तो हम देखेंगे कि हमारी दृष्टि जो ये है
और इसलिए हमारे यहाँ पर कहा गया है कि भाई जो अर्थ है उसका जीवन में महत्व है, लेकिन अर्थ सर्वोपरि नहीं है। और इसलिए कहा कि भाई जो अर्थ है वह अर्थ का उपार्जन नीति युक्त होना चाहिए, किसी को बिना पीड़ा दिए होना चाहिए। टैक्सेशन भी कैसा होना चाहिए, तो रामायण में भरत को जब राम कहते हैं तो उपदेश देते कहते हैं कि राजा को टैक्स ऐसे ही लेना चाहिए जैसे भंवरा जो है फूल से रस लेता है, उसको रस भी मिल जाता है और भंवरे का सौंदर्य और वो भी यथावत रहता है। तो हम उसमें खोजेंगे अपने वांग्मय में तो बहुत चीजें मिलेंगी आपको, और इसलिए फिर उसको घटित करना है तो उसके अधिष्ठान पे देखना पड़ेगा। ठेंगड़ी जी ने जो उनका थर्ड वेयर बाकी इसके अंदर ये सारे जो सूत्र हैं हमारे यहाँ के, जो धर्मपाल जी ने भी कहे और ठेंगड़ी जी ने भी, भाषाओं का थोड़ा व्याख्याओं के थोड़े से ये हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उस दृष्टि के अंदर एक दिशा उन्होंने दी। और इसलिए अर्थ का ये करते समय लोभ और लालच ही अधिष्ठान नहीं हो सकता, केवल मेरे अधिकार ये अधिष्ठान नहीं हो सकता। तो इस पर भारतीय अर्थ रचना पे 2-3 सूत्र हमारे पूर्वजों ने बताए, मुझे लगता है उस पर गहराई से सोचना चाहिए। एक, अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए और इक्विटेबल डेवलपमेंट चाहिए तो सभ्यता की रचना जब तक इस अधिष्ठान पर नहीं होगी कि सभ्यता प्रकृति के अंदर जो प्रतिवर्ष उत्पादित होता है उससे बेस्ड जीवन अधिकाधिक जितना होगा वो सस्टेनेबल रहेगा। और इसलिए भारतीय समाज जीवन के अंदर चिकित्सा से लेकर जीवन रचना के उसके अंदर इस प्रकृति में जिसका सतत उत्पादन होता है उसके आधार के ऊपर उससे लेना और फिर प्रकृति को वो कई गुणित करके देना। वैद्य अगर पेड़ लेता है तो 4 पेड़ लगाता है, हम जल लेते हैं तो जल को फिर से संरक्षण भी करते हैं। प्रकृति से जो जो लेते हैं उसको देना, लेना और देना, इसका एक कंटिन्यूअस साइकिल तो ही सस्टेनेबल हो सकता है। और जो करोड़ों साल में पृथ्वी ने बनाया है वो कोई हाथ लगाता है तो वो पाप है। विजयनगर साम्राज्य की एक राजाज्ञा है कि जो मिनरल्स हैं जो धरती के अंदर गड़े हुए हैं वो करोड़ों साल में पृथ्वी ने बनाए हैं। तो जब तक राज्य के अस्तित्व पर कोई संकट नहीं आता है जिसके लिए जरूरी है हाथ लगाना, तभी उसको हाथ लगाना चाहिए। अदरवाइज करता है तो वो चोर है, ऐसी आज्ञा है उस समय की। आज की पूरी मानव सभ्यता ये करोड़ों साल में जो पृथ्वी ने बनाया उससे बेस्ड है, वो निर्जीव है, वो प्रदूषण देगी ही। विज्ञान कितनी ही तकनीकें निकाल ले, ये प्रदूषण का ये इलाज निकाल देते हैं, इसका ये निकाल देते हैं, चिंता मत करो, हवा अगर बिल्कुल नहीं हो रही तुम्हारे लिए एक बबल चैम्बर बना देंगे। बबल चैम्बर में कितने लोग रह पाएंगे? तो कुल मिलाकर अधिष्ठान क्या रहे, और इसलिए फिर सूत्र देना। तो दीनदयाल जी ने एक त्रिसूत्री दी थी कि सस्टेनेबल धारणाक्षम विकास चाहिए और सबका अगर ये चाहिए तो इस भारतीय चिंतन के आधार पर 3 अर्थ चिंतन के सूत्र। तो एक उन्होंने उसमें कहा कि उत्पादन पे प्रचुरता, हर एक का मिलना है तो प्रचुर उत्पादन होना चाहिए, और ये प्रचुर उत्पादन प्रचुर व्यक्तियों के द्वारा, उत्पादन में प्रचुरता चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा वितरण में समानता, और तीसरी बात उन्होंने कही उपभोग में संयम। ये उत्पादन में प्रचुरता, वितरण में समानता और उपभोग में संयम, इस अधिष्ठान के ऊपर यह साध्य हो सकता है। वितरण में समानता कैसे लाना? तो एक कानून से होता है। आज अपन देखते हैं एक आया CSR, कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ कानून व्यवस्था करते हैं जिसके कारण आपको कंपलसरी जो आपने लिया कुछ ना कुछ देना, तो कुछ कानून से होता है, व्यवस्थाओं से होता है। लेकिन दूसरा हमारा जो पूरा सिस्टम बना जिसने पूरे भारतीय जनमानस को हमेशा सिखाया कि देव अर्जन करो पर देव,
और इसलिए हम देखें कि कथा, वार्ता, व्रत, उपवास, त्योहार, पूरे भारतीय समाज जीवन के ताने बाने का अध्ययन करेंगे, हर टाइम कुछ ना कुछ देना है। तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, हर जगह जेब को ढीली करना आपको, देव देव देव। और इसलिए ये जो अर्जन करना और दूसरे के हित में देना, ये जो दान की प्रक्रिया का जो एक साइकिल बनाया, वो समाज जीवन के अंदर अभावों का पूर्ति करता रहता है। और ये तब संभव है कि अर्जन करने वाला स्वयं के ऊपर जितना जरूरी उतना ध्यान दे। इसलिए हमारे कहा कि उत्पाद इकट्ठा करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उपभोग करने की लिमिट है। जितना जरूरी है उतना उपयोग करो, इसलिए उपभोग में संयम। इन अधिष्ठानों के ऊपर जो बेस है, तो आने वाले समय के अंदर ये अर्थ रचना का मॉडल कैसे बने, अर्थशास्त्र के अभ्यास के अंदर इन सिद्धांतों को आधारभूत रूप में कैसे लाया जाए, ये एक प्रश्न रहेगा आने वाले समय में, जब स्व से इस पुनर्रचना की दिशा में जाएंगे। तो चाहे व्यक्ति जीवन रचना हो, समाज जीवन रचना हो, अर्थ रचना हो, उसी तरह से सभ्यता संस्कृति, उसमें भी एक देखना पड़ेगा हमको। सांस्कृतिक अध्ययन होते हैं तो जितने कल्चरल स्टडीज देश के अंदर होती है, तो उनकी ड्रेस क्या है, उनका खान पान क्या है, उनके गीत क्या हैं, इन्हीं का कलेक्शन होता है। लेकिन उसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, उसके पीछे का जीवन मूल्य क्या है, उसके पीछे का दर्शन क्या है, जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक। आजकल एक शब्द बहुत प्रयोग चलता है अपने यहाँ, ये क्लास, वो क्लास, डिप्रेस्ड, सप्रेस्ड, ट्राइब्स। मुझे लगता है भारतीय वांग्मय के अंदर कहीं भी, और ये जाति भेद, वर्ण भेद शब्द नहीं है, व्यवस्था शब्द है। भेद और व्यवस्था में बहुत अंतर रहता है। मुझे लगता है सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंदर भिन्न भिन्न वर्ग रहेंगे, ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, उसके अंदर भी अनेकों प्रकार रहेंगे। आजकल जितना ओबीसी, एससी, एसटी चलता है, उनके अंदर भी कितने ही वर्ग, ये सब रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शब्द प्रयोग भारतीय समाज जीवन में चालू करना चाहिए। समाज, मुंडा समाज, गौंड समाज, कोल समाज, वैश्य समाज, उसे एक विशाल समाज पुरुष के ही अंग है। और पूरे भारतीय वांग्मय में आप देखेंगे कि समाज जीवन एक रस था। जिसको वन में आनंद आता था वो वहाँ रहता था, जिसको गांव में वो गांव में रहता था। तो वनवासी, ग्रामवासी, नगरवासी, ये सब समाज थे। और भारतीय समाज रचना, आज तो सारा ट्राइब का जब अध्ययन होता है तो अनपढ़, ये वो, और बड़े हम दया करने वाले। लेकिन भारतीय समाज रचना में तो वन्य संस्कृति, ये तो सुप्रीम जगह पर है। सारे ऋषि वहाँ हैं, सारा भारतीय तत्वज्ञान का आधार वहाँ पर है। निषाद आदि जितने बड़े बड़े राज्य हैं, ये वो कोई पिछड़े हुए ऐसा नहीं है। और उनके जो संवाद है लोगों के आपस में, जो सामाजिक व्यवहार है, तो मुझे लगता है कि ये वेस्टर्न जितने पीपुल्स, आप इनके जो स्टडियाँ हुई हैं, बाकी हुई हैं, इन सब खाँचों से बाहर निकलकर भारत का अपना जो मूल सामाजिक प्रवाह है उसकी तरफ देखना। धर्मपाल जी इन सब चीज़ों पे बहुत आग्रह करते रहे कि फ्यूचर में क्या करना है। और उसी तरह से संस्कृति और संगीत और इसके क्षेत्र के अंदर भी हमको उस दिशा में जाना पड़ेगा। वेस्टर्न पूरा बाहर से विचार करता है और चीज़ों को जोड़कर अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। कोई मूर्ति बनाओगे तो उसमें ऐड करना, एडिशन चलता है। भारत में एडिशन नहीं है। क्यों? नया कुछ नहीं करना, आपको सब कुछ पहले से है। इसलिए मूर्तिकार के सामने एक अनगढ़ चट्टान रहती है। मूर्ति उसके मन में है, चट्टान में भी है। तुम्हारा काम क्या है? जो अवरोध और हर्डल है उसको खाली निकालो। और इसलिए वो छेनी लेकर के निकालता जाता है। और देखते देखते एक सुंदर आँख, सुंदर हाथ, अनेकों अनेक जीवन के भावों को व्यक्त करने वाली भावाभिव्यक्तियाँ उसमें से व्यक्त होने लगती है। इसलिए भारत का संगीत हो, भारत की कला हो, भारत का स्थापत्य हो, यह उस अंतरतम को बाहर व्यक्त करना, और व्यक्त करना है ये हर्डल्स हटाओ। मैं समझता हूँ कि स्व से स्वराज की यात्रा में चलते समय
चाहे इतिहास का अध्ययन हो, समाज का अध्ययन हो, कला का अध्ययन हो, भारतीय समाज जीवन की यात्रा का अध्ययन हो, इसमें इस मूल तत्व को समझना और इन हर्डल्स को हटाना, यह एक भगीरथ कार्य हम सब लोगों के सामने है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर, हमेशा कहते हैं कि हर बात का एक काल आता है, और जब काल आता है तो फिर व्यक्त होता है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैकाले ने क्या किया था, मार्क्स ने क्या किया था, मदरसे क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, उस सब चिंतन को थोड़ा कम करके पहले हम क्या हैं, हमारा क्या है, उस अधिष्ठान के ऊपर इस स्व के अध्ययन की गहराई की यात्रा के अंदर चलें। और ये 2 दिन की हमारी गोष्ठी, जिसमें भिन्न भिन्न संदर्भों के अंदर एक गहराई से एक चिंतन की यात्रा चलेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर, जैसे हमारा ऋषि केवल अनुभूति करता नहीं था, मात्र नहीं था, केवल दार्शनिक मात्र नहीं था, वो एक समाज को दिशा देने वाला और अपने सामने समाज वैसा घटित हो जाए ऐसा उस स्वप्न को साकार करने वाला व्यक्तित्व था। आने वाले समय के अंदर अपने देश के अंदर भी इस प्रकार की और बुद्धिजीवियों की पीढ़ी तैयार होना चाहिए, जो मात्र एकेडमिक्स नहीं रहेंगे, मात्र केवल चिंतन करने वाले नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि भारत का ये जो स्व है, जो हजारों हजार साल से हमारे ऋषियों ने, सिद्धों ने, साधकों ने, चिंतकों ने प्राचीन काल से इस अर्वाचीन काल तक अनेकों इस श्रृंखला में और वैदिपान नक्षत्रों की तरह जो विचारकों के नाम हैं, उन सब की और प्रेरणाएं, आशीर्वाद हम सबके साथ रहेंगे। और आने वाले समय के इन भविष्य के 25 वर्षों में भारत को विश्व के रंगमंच के ऊपर फिर से उसके जगत गुरु रूप के स्थान के ऊपर व्यक्त कर सकें, उसके चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। 2-3 ही बात केवल, जिन ठेंगड़ी जी की चर्चा की गई, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसको आज के ज़माने में कैसे लाना। तो जब मजदूर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहाँ केवल मालिक है और मजदूर है, दोनों के बीच में दुश्मनी है, जहाँ हर मजदूर मेरा अधिक से अधिक क्या स्वार्थ मिलेगा उसकी बात है, वहाँ उन्होंने नारा दिया। नारे भी दर्शन को व्यक्त करते हैं। तब उन्होंने कहा कि मजदूर संघ किस लिए काम करेगा, तो उन्होंने कहा कि ये जो राष्ट्र है, आगे बढ़ना है तो राष्ट्र का औद्योगिकीकरण होना चाहिए। फिर अगला सूत्र कहा कि उद्योगों का श्रमिकीकरण होना चाहिए। और फिर तीसरा सूत्र कहा कि श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। श्रमिक है न केवल अपना ये लेने वाला नहीं है, उसका देश के समाज के प्रति भी कर्तव्य है। दूसरी बात उन्होंने कही कि मालिक और मजदूर, पूंजीपति और मजदूर, ये 2 खेमे नहीं है, 2 दुश्मन नहीं है। और ग्राहक, लेने वाला, ये कोई 3 इकाइयाँ नहीं है, ये सब एक परिवार है जो भारतीय। तो भारतीय अर्थचिंतन में परिवार, तो उन्होंने कहा उद्योग परिवार का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। और इसलिए अपने अपने ये तीनों मिलकर के एक दूसरे के हितों का एक मार्ग निकालना। और ये जो कॉन्सेप्ट था उद्योग परिवार का, ये जो उन्होंने दिया, इस समय अभी G20 के अंदर, जो G20 का ये मजदूरों का जो ये रहता है, उसके अंदर इस भारतीय सनातन चिंतन को कि ये एक नया विचार है, ये पूरे सभी देशों के समूह ने इसको भी एक एक्सेप्ट किया। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमारी बहुत सी संकल्पनाएं आदि एक आज विश्व के अंदर एक दृष्टि से उस तरफ आकर्षित हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी इस चिंतन धारा को व्याख्यायित करें, लोक जनमानस तक पहुँचाएँ और समाज जीवन में इसको साकार करने की दिशा में आगे चले। परमात्मा इसके लिए हम सबको सामर्थ्य और शक्ति दे। इतने धैर्य से आपने मुझे सुना या झेला, जो भी समझे, आप सबका आभार मानते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।